नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 8 का पाठ 2 कर रहे हैं। तलाश। इसका सबसे पहला भाग है भारत के अतीत की झांकी। अब नेहरू जी जो है, जवाहरलाल नेहरू जी, वह भारत के अतीत की झांकी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वह कहते हैं, बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। वह भारत के नागरिक है, इसलिए हमेशा से उसके मन में सिर्फ भारत ही रहा है। भारत के प्रति सम्मान की भावना ही रही है। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहूं। मैं कहते हैं, बीते हुए सालों में मेरे मन में हमेशा भारत ही रहा है। मैं हमेशा भारत के बारे में ही सोचता रहूं और इस बीच मैं लगातार, बराबर अर्थात लगातार, भारत को समझने, उसे का अर्थ है भारत को समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता हूं। अर्थात भारत को जानने की, उसकी वास्तविकता जानने की कोशिश करता रहा हूं कि आखिरकार हमारा भारत है कैसा, वह क्या है। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की। अब वो कहते हैं, मैं अपने भारत को जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने बचपन के अंदर गया। अब बचपन के अंदर जाने का अर्थ यह नहीं है कि वो टाइम मशीन से पूछ के, उन्होंने अपने बचपन के बारे में सोचना शुरू किया कि जब वह छोटे बच्चे थे उस समय भारत की जो छवि थी, भारत हमारा कैसा था, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के लोग किस प्रकार के थे। वह कहते हैं, मैं तब कैसा महसूस करता था, अर्थात जब मैं बच्चा था उस समय मुझे कैसी फीलिंग आती थी, मैं कैसी चीज़ों को महसूस करता था, मुझे कैसा लगता था भारत में। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। वे कहते हैं, यह जो अवधारणा है, यह जो विचार है, मेरे बचपन के बारे में, मेरे बचपन की यादें, इन सब ने इस समय धुंधला रूप ले लिया था। अब धुंधला रूप का अर्थ है, आपने देखा होगा, हम जब छोटे होते हैं हमें इस समय अपने बचपन की हर बात याद नहीं रहती, उसका बस हल्का फुल्का सा थोड़ा बहुत हमें याद रहता है, धुंधला धुंधला सा, कोई भी साफ तस्वीर नहीं होती। इसलिए वे कहते हैं अब उनकी यादें थोड़ी सी धुंधली हो गई है, थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन मेरे ताज़ा अनुभव ने, ताज़ा अर्थात मेरे आज के अनुभव ने उसे कैसे संवारा। मैं आज जो अनुभव कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों ने उन तस्वीरों को साफ कर दिया है। आखिर यह भारत है क्या। अब जो नेहरू जी थे उनके मन में कुछ प्रश्न उठते हैं जिनका वे जवाब जानना चाहते हैं। तो वे कहते हैं, आखिर यह जो भारत है, यह है क्या। अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था। अर्थात पास्ट के समय में, जो पुराना समय था, हमारा अतीत था, उस समय यह किन विशेषताओं के लिए प्रतिनिधित्व अर्थात जाना जाता था, किन चीज़ों के लिए इसको दुनिया में जाना जाता था। उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया। ऐसा क्या हुआ कि आज वह अंग्रेजों का गुलाम हो गया। जो हमारी प्राचीन शक्ति थी, जो हमें हमारे अतीत से, हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई थी, वह शक्ति आज क्यों खो गई। ऐसा क्या कारण है कि आज हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए। क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है। फिर उनके मन में ये विचार आता है, जो हमारी प्राचीन शक्ति थी, क्या वह सच में पूरी तरीके से खो चुकी है, क्या वह पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, क्या उसका अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो गया है। विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके। अब वो कहते हैं, जो हमारा भारत है, इसकी जनसंख्या विशाल है, बहुत बड़ी जनसंख्या। वे कहते हैं, अब इतनी बड़ी जनसंख्या के अलावा क्या हमारे देश के पास अब कुछ बचा है, कुछ है उनमें हिम्मत, साहस वगैरह, जिसे जानदार कहा जा सके, जिसे हम कह सके कि अभी भी इसमें जान बची है, जिंदगी बची है। आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है। जो आधुनिक विश्व है, आज का विश्व है, उसके साथ उसका तालमेल किस प्रकार से बैठता है, अर्थात बाकी देशों से, हमारे बाकी जो देश है, आसपास के देश है, उनसे हमारा तालमेल कैसा बैठता है।
अब आगे वे कहते हैं भारत मेरे खून में रचा बसा है। जो भारत है वह मेरे खून में रचा बसा है, क्योंकि नेहरू जी का जन्म कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। तो उनके जो पूर्वज थे वो भी भारत के थे, इसलिए वे कहते हैं कि भारत जो है वह मेरे खून में बसा हुआ है। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। अब जो नेहरू जी थे वह अपने देश के बारे में सच्चाई जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बाहरी आलोचक के रूप में, एक बाहर दूसरे देश के आलोचक के रूप में जो हमारे देश में सही गलत उसकी सभी पहलुओं को लेकर उसके बारे में विचार कर सके, उसकी तरह सोचना प्रारंभ किया। क्योंकि अगर वे अपने देश के आलोचक के रूप में सोचते तो वे उसकी बुराइयां देख ही नहीं पाते, सिर्फ उसकी अच्छाइयों को लेके चलते। क्योंकि हमने देखा भी होगा कि हम कभी भी अपनों की बुराइयां देखना ही नहीं चाहते, हम सिर्फ उनके बारे में अच्छा सोचना चाहते हैं। लेकिन जब वे एक बाहरी आलोचक के रूप में सोचते हैं तो वे अपने देश की, भारत की अच्छाई बुराई दोनों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, दोनों पे विचार करते हैं। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था, वे एक ऐसे आलोचक के रूप में सोचना शुरू करते हैं जिन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ देखा था, किताबों से पढ़ा था। अब जो नेहरू जी है उन्होंने हर चीज़ देखी नहीं है, वह बहुत पुराने इतिहास को देख कर नहीं आए, तो उन्होंने अपने भारत की नॉलेज किताबों से प्राप्त की है, वह किताबों से जानकारी हासिल करते हैं। तो वह कहते हैं मैंने अपने भारत के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और मैं एक ऐसे आलोचक के रूप में अपने देश को देख रहा था जो बिल्कुल भी अपने देश में जो हमारे देश के पुराना अतीत है उसके अवशेषों को पसंद नहीं करता, नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा। वो बोलते एक हद तक मैं उससे पश्चिम के देश के जो राष्ट्रीय देश है हमारे, पश्चिम के देशों की नज़र से देख रहा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होगा। अब वो कहते हैं मैं उसे उसी निगाह से देख रहा था जैसे पश्चिम के देश हमारे देश को देखा करते हैं। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। अब मेरे भीतर बहुत सारे संदेह मन में उठ रहे थे। क्या मैंने भारत को जान लिया था? क्या मैं सचमुच अपने भारत को जान लिया था? मैं सिर्फ अपने भारत की नकारात्मक चीज़ों को देख रहा था। क्या सच में मैं अब अपने भारत को जान चुका था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। वे कहते हैं मैं अपने भारत के सिर्फ नकारात्मक पहलू को देख रहा था, मैं उसकी सकारात्मक चीज़ों को तो देखना ही भूल गया था। मैंने उन चीज़ों को तो नकार ही दिया था, मैंने उन चीज़ों को खारिज कर दिया था, उन सबको देखना ही भूल गया था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, जो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है। वह अब कहते हैं कि अगर भारत के पास कुछ होता ही नहीं, कुछ अभी भी जीवंत अर्थात सजीव, टिकाऊ अर्थात मजबूत, अगर अभी भी कुछ सजीव और मजबूत नहीं होता, अभी भी भारत के पास सार्थक कहने के लिए कुछ भी नहीं होता, तो आज जो उसका रूप है, आज जो उसका आधार है, वह आज ऐसा नहीं होता। फिर वे कहते हैं और वह हजारों वर्षों तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? वे कहते हैं अगर सच में हमारे भारत के पास आज कुछ भी नहीं होता जो उसको विरासत से मिला था, तो आज जैसा वो सभ्य बना हुआ है, श्रेष्ठ बना हुआ है, भले आदमी के रूप में, भले इंसान के रूप में सामने आ रहा है, एक भलाई करने वाले देश के रूप में सामने आ रहा है, वैसा आज वो हमें दिखता ही नहीं। वे कहते हैं वह विशेष तत्व आखिर क्या था, वह विशेष चीज़ आखिर क्या थी जिसने आज भी, हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, फिर भी हमारे देश में कुछ जिंदा है, लोगों में कुछ अभी भी जिंदा है, एक साहस अभी भी बाकी है, एक शिष्टता, सभ्यता, हमारी संस्कृति की चीज़ें उसमें नज़र आ रही है, वह आज भी है। लेकिन इसका कारण क्या है? ऐसा विशेष तत्व है क्या जिसके कारण ये सब आज भी जिंदा है? फिर वे कहते हैं मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित
सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टिले पर खड़ा था। अब वो कहते हैं कि मैं भारत के उत्तर पश्चिम में जो सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो है वहाँ पे एक टिले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियाँ बिखरी हुई थी। मेरे चारों तरफ जो वो पुराना नगर है, प्राचीन नगर है, उसकी गलियाँ, घर वगैरह नज़र आ रही थी, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। इसका मोहनजोदड़ो का, सिंधु घाटी में जो मोहनजोदड़ो है उसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। साथ ही यह बात भी कही जाती है जो वहाँ रहने वाली सभ्यता थी वह पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इनके स्थायी रूप में टिके रहने का कारण है इनका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। जो ये सभ्यता टिकी हुई थी इसका मुख्य कारण था ठेठ भारतीयपन। ठेठ भारतीयपन अर्थात अपने मूल्यों पर टिके रहने वाला भारतीयपन जो इनमें था, उसी के कारण यह आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। अच्छा बच्चों, यह जो नेहरू जी बार बार आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, यह भारत आज 2021 का भारत नहीं है, ये बात कर रहे हैं 1944 की, जब यह किताब लिखी गई थी। तो ये उस समय की बार बार बात कर रहे हैं, आधुनिक भारत यह उसे कह रहे हैं, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब वो कहते हैं यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे। वे कहते हैं ये सच में आश्चर्यचकित करने वाली बात है, हैरान करने वाली बात है कि कोई संस्कृति इतने लंबे समय से 5-6 हजार वर्ष या उससे भी अधिक समय से निरंतर बनी हुई थी, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। इस सभ्यता में लगातार विकास हो रहे थे, समय के अनुसार परिवर्तन भी हो रहे थे, लगातार यह सभ्यता परिवर्तनशील थी। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा है। ये जो देश है इन सब से इसका बराबर निकट का संपर्क रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता का। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? अब वो यहाँ पे कहते हैं कि जो इस सिंधु घाटी सभ्यता थी ये अपने आसपास के देशों से इनका लगातार संपर्क रहा है, अर्थात यह उन सब के साथ उद्योग किया करती थी, अपने देश का सामान उनके देशों में बेचा जाता था। उस समय भी हमारे देश का व्यापार उन देशों से होता था। अब आप सोच के देखिए ये सभ्यता कितनी विकसित होगी। 5-6 हजार साल पहले भी ये विदेशों से व्यापार कर रही थी लगातार, अर्थात ये विकसित थी, विकासशील थी। अब वो कहते हैं भारत ने इन सबको प्रभावित किया था, ये सभी देश भारत से प्रभावित थे, तभी तो ये यहाँ पे व्यापार के लिए आते थे और हमारे देश के लोग वहाँ जाते थे। फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। हमारे देश में विदेशी आ रहे थे लगातार, फिर भी सिंधु घाटी सभ्यता का सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि उन पर विदेशियों का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। इस मजबूती का रहस्य क्या है? आखिर ये जो मजबूती थी हमारे देश की, इसका कारण क्या है? मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। अब वो कहते हैं कि जो नेहरू जी थे इन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, ये अक्सर हमारे भारत के इतिहास की किताबें पढ़ा करते थे। तो वो कहते हैं कि मैंने भारत के इतिहास के और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा था। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। वो कहते हैं जो ये बुक्स थी, इन बुकों के विचारों की तेजस्विता, भाषा और स्पष्टता ने मेरे दिमाग पर बहुत ज़्यादा
प्रभाव डाला था। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत से यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। अब वो कहते हैं कि मैंने उन सभी साहसी यात्रियों के बारे में पढ़ा जो एक देश से दूसरे देश में यात्राएं करने के लिए आया करते थे। वो कहते हैं दूरस्थ अतीत में यहाँ चीन, पश्चिम और मध्य एशिया से थे। ये उन लोगों की बात करते हैं जो चीन, पश्चिम और मध्य एशिया से हमारे देश में यात्राएं करने आए थे और यात्राओं की दास्तान छोड़ गए। दास्तान छोड़ गए अर्थात जो भी यात्रा इधर उधर किया करते थे दूर दूर देशों में, वो अक्सर अपनी पुस्तकें लिखा करते थे। तो उन्होंने उस पुस्तक में अपनी पूरी यात्रा का वृतांत लिखा है, तो उसी को इन्होंने दास्तान कही है। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। अब वो कहते हैं मैंने पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जगहों के बारे में इतिहास की बुक्स में पढ़ा। तो अब मैं उन सब की उपलब्धियों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मैं उनके बारे में पढ़ रहा था तो मैं उनके बारे में विचार कर सकता था। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध था। फिर वो कहते मैं उस हिमालय पर घूमता रहा। अब वो हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो कहते मैं उस हिमालय के बारे में विचार कर रहा था जिसने पुराने मिथकों अर्थात प्राचीन कथाओं और दंत कथाएं होती है बच्चों, लोक कथाएं। तो वो कहते हैं जिनका इन दंत कथाओं और लोक कथाओं के साथ निकट संबंध था, मैं उन सब के बारे में विचार कर रहा था और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। जिन दंत कथाओं ने हिमालय से संबंधित जितनी भी कथाएं वगैरह है जिन्होंने हमारे साहित्य और विचारों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, मैं उनके बारे में विचार कर रहा था। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। अब जो नेहरू जी थे उनको पहाड़ों से बहुत ज़्यादा प्रेम था और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने, अब उनका जो जन्म है कश्मीर के ही थे वह, इसलिए वह कहते हैं कश्मीर के मेरे खून के रिश्ते ने उनकी ओर मतलब पहाड़ों की ओर मुझे विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने, अब वो कहते हैं जो ये महान पर्वत है हिमालय, इससे निकलने वाली बहुत सारी विशाल नदियों ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। साथ ही इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा कर दी। साथ ही इतिहास के बहुत सारे अनगिनत पहलू थे जिनकी मुझे यादें आने लगी, जिनके बारे में मैंने पढ़ा था। फिर वो कहते हैं इंडस या सिंधु जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफिले, फौजें आती रही। वह कहते साथ ही मेरे मन में वह भी आने लगा इंडस या सिंधु जिसके आधार पर बच्चों इंडस या सिंधु नदी के आधार पर हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान रखा गया था। तो वो कहते इन सब के बारे में भी मेरे मन में विचार आने लगे और जिसे पार करके अर्थात सिंधु नदी को पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफिले, फौजें हमारे देश में आती रही है। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह इतिहास की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग है, पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित है, लेकिन आज भी वह कहानियों में नजर आती है। उसके बारे में कहानियां हम पढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच में बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदानों के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। अब वे नदियों के बारे में बात करते हैं। उत्तर पूर्वी पहाड़ों के हृदय से जो निकल कर आती है उनकी दरारों के बीच से बरबस अपना मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश कर जाती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदानों के बीच शांत और रमणीय तथा सुंदर धारा के रूप में, शांत धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना जिसके चारों ओर नृत्य, वह यमुना के बारे में बात करते हैं, यमुना नदी के बारे में जिसके चारों ओर नृत्य और उत्सव और नाटक से संबंध ना जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र है। अब यमुना नदी से संबंध कहानी आप सबको ही पता होगी। सबसे पहले तो कृष्ण भगवान की उनकी सारी ही लीलाएं यमुना नदी से संबंधित है, तो वही उसके आसपास नृत्य हुआ करता था, उत्सव हुआ करते थे, नाटक हुआ करते थे। तो वह कहते हैं उन सब
सब की पौराणिक कथाएं मुझे याद आ जाती है। इन सब से बढ़कर भारत की नदी गंगा, वो कहते हैं इन सब से भी बढ़कर भारत की जो हमारी नदी है गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है। जो हमारी गंगा नदी है, इसने प्रारंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है, भारत के लोगों पर राज किया है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। और लाखों की तादाद में लोग अक्सर गंगा नदी पे स्नान करने के लिए जाया करते हैं। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। प्राचीन समय से, पुराने समय से और आज के समय तक गंगा की गाथाएं आज भी भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। तो बच्चों, आप लोग आज भी देख सकते हो, आज 2021 में भी लोग गंगा नदी को पूजते हैं, उसकी पूजा करते हैं। किसी भी शुभ कार्य में गंगा जल हमें चाहिए ही होता है। लोग अक्सर गंगा नदी में स्नान के लिए जाते हैं ताकि उनके पाप धुल सके। तो उसकी मान्यता आज भी बहुत ज़्यादा है। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। वो कहते हैं मैंने पुराने स्मारकों, भग्नावशेषों अर्थात पुराने महलों का जो बचा कुचा भाग होता है ना, उसको, उसके मलबे को और पुरानी मूर्तियों को, साथ ही भित्ति चित्र होते हैं जो दीवारों पर बनाए गए चित्र होते हैं, उन्हें कहा जाता है भित्ति चित्र। तो कहते हैं मैंने उन सबको देखा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं, इन सब को भी देखा और अन्य स्थानों को देखा। और मैंने इनके अलावा और भी बहुत सारी जगहों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। इन सब का हर पत्थर हमारे अतीत की, हमारे देश के अतीत के बारे में बताता है, कुछ न कुछ उसकी विशेषता हमारे सामने प्रस्तुत करता है। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ वहाँ अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं। वे कहते हैं मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार के महान स्नान पर्व में अक्सर कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ वहाँ अब भी, आज के समय में भी सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग स्नान करने आते हैं, कुंभ के मेले में आते हैं। वैसे ही जैसे हजारों वर्षों से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते थे, ठीक उसी प्रकार जैसे हजारों वर्ष पहले जो उनके पूर्वज थे, पुरखे अर्थात पूर्वज, गंगा स्नान के लिए भारत के हर कोने से आया करते थे। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है। वो कहते हैं 1300 साल पहले जो कुछ चीनी यात्री या और दूसरे थे यात्री, वो हमारे देश में आए थे, जिन्होंने इन पर्वों के बारे में अपनी किताबों में लिखा है। मुझे उन सब की याद आ जाती है। गो की अर्थात यद्यपि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। बीच में ऐसा समय आया था जब ये मेले कुछ समय के लिए नजर नहीं आते थे, बंद से ही हो गए थे। मुझे हैरत होती थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों की अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। वो कहते हैं ऐसा क्या था, बीच में ऐसा हुआ था कि मेले नजर आने बंद हो गए थे, लेकिन फिर अब दोबारा ये इतने ज्यादा नजर आते हैं। वो कहते हैं ऐसा क्या कारण है, ऐसी कौन सी प्रबल आस्था है, मजबूत आस्था या विश्वास है जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से इन नदियों की ओर खींचती आ रही है। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। अब आप सबको पता है नेहरू जी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और उन्होंने हमारे देश के इतिहास की बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, जिसके कारण वह जो यात्री हमारे देश में यात्राएं करने आए थे, उन सब की किताबें पढ़कर वह हमारे देश के विषय में, हमारे देश के अतीत के विषय में बहुत सारी नॉलेज जान पाए थे, बहुत सारी जानकारी हासिल कर पाए थे, जिसके कारण अब वे हमारे देश को समझ पा रहे थे। वे कहते हैं मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। वो कहते हैं अब जो मेरे मन में भारत की तस्वीर थी वह धीरे धीरे सच होती दिख रही थी। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन किताबों
को पढ़ने से मुझे वह जो मेरे पूर्वज थे वो सब मुझे दिखने लगे। उन सबको मैं इमेजिन कर सकता था कि वे किस तरीके से आपस में बातचीत करते थे, कैसे रहते थे, कैसे हंसते रोते, ऐसे क्या कारण थे जो वो हंस रहे थे या रो रहे थे, एक दूसरे का किस तरीके से रहते थे। इन सब के बारे में अब मैं जान पा रहा था। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। वे कहते इन्हीं मेरे पूर्वजों में कुछ ऐसे लोग भी थे जो समझदार थे, जो सोचते थे, जिनको चीज़ों के बारे में जानकारी थी, समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। यह जो हमारा अतीत है इसके बहुत सारे चित्र, किताबें पढ़ने के कारण मेरे सामने बहुत सारे चित्र जिंदा हो गए थे, सजीव चित्र मेरे सामने मेरे मन में भरे हुए थे। जब भी किसी जगह जाता था उस विशेष स्थान से संबंध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता। वे कहते हैं जब भी मैं किसी विशेष स्थान पे घूमने के लिए या किसी किले वगैरह में जाता था तो मेरे सामने वो सारे ही पात्र मुझे सामने नजर आने लगते थे कि वहाँ पर राजा बैठता था, वहाँ उनकी सभा होती थी, यहाँ मंत्री बैठते थे, इस तरीके से वे आपस में बातचीत करते थे। तो सारे ही चित्र उनकी नजरों के सामने जिंदा हो जाते थे। उनको ऐसा लगता था कि वो सब कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। अब जब बुद्ध थे सारनाथ में तब वह नेहरू जी तो नहीं थे ना, वह तो उस समय पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने उनके विषय में इतनी किताबें पढ़ी, उन्हें इतनी ज़्यादा नॉलेज थी कि अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे बुद्ध भगवान मेरे सामने बैठकर अपना ज्ञान दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। 2500 वर्ष का फासला तय करके, अब 2500 वर्ष का फासला उन्होंने तय करके उनकी कुछ अभिलिखित होते लिखित सबूत जो उन्होंने लिखे होंगे उनका शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। मुझे उनके शब्द, उपदेशों के शब्द साफ साफ कानों में सुनाई दे रहे थे। अर्थात उन्होंने पढ़ा था तो वह इमेजिन कर रहे थे कि वह वहाँ पे ये उपदेश दे रहे हैं और वह मैं सुन सकता हूँ। अशोक के पाषाण स्तंभ अर्थात पत्थर के खंभे जैसे अपने शिलालेख होते पत्थरों पर लिखे हुए जो लेख होते हैं वह के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा सम्राट से महान था। वे कहते हैं अशोक के पाषाण स्तंभ और शिलालेखों को पढ़कर मुझे ऐसा महसूस होता था मैं एक ऐसे राजा के बारे में जान पा रहा था जो स्वयं राजा था लेकिन एक सम्राट से महान था। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। जब वे फतेहपुर सीकरी गए तो वह इमेजिन कर सकते थे कि फतेहपुर सीकरी में अकबर बैठा हुआ है, राजा अकबर, महाराजा अकबर बैठे हुए हैं और अपने सभा के लोगों से, अपने सभा के विद्वानों के साथ बातचीत कर रहे हैं अपने देश के बारे में। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा है। यह वह अकबर को देख सकते थे कि वे किस तरीके से अपने देश की समस्याओं के बारे में, लोगों की समस्याओं का हल निकाल रहे हैं। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपनी उतार चढ़ावों और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। कहते इतिहास की एक लंबी झांकी, मैं इतिहास के बारे में सब चीज़ जान पा रहा था। धीरे धीरे हर चीज़ अपनी कमियों के साथ, अच्छाइयों के साथ, हर चीज़ के साथ मेरे सामने आती जा रही थी जिसमें विजय पराजय सब कुछ थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इन सांस्कृतिक परंपराओं की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। अब वो कहते हैं मुझे 5000 वर्ष से चली आ रही, उन्होंने 5000 वर्ष पुरानी भी किताबें पढ़ी है। वे कहते हैं उस समय से चली आ रही हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं इन सब में मुझे जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। मैं इनको पढ़ने के लिए उत्सुक हो रहा हूँ, मुझे इनको पढ़ के जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि मैं और ज़्यादा इन्हें जान सकूँ। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी, ये जो परंपराएं थी हमारे देश के रीति रिवाज थे जो दूर दूर तक जनताओं में फैले हुए थे और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था, जिन रीति रिवाजों ने, परंपराओं ने लोगों पर गहरा प्रभाव डाला था, मेरे मन में उनको जानने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी।
अब इस पार्ट में जो नेहरू जी है उन्होंने भारत के अतीत की झांकी हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो बच्चों ये यहीं पे समाप्त होता है। हम इस पार्ट के भागों को एक एक करके करेंगे। आज हमने भारत के अतीत की झांकी पढ़ी है, नेक्स्ट टाइम हम भारत की शक्ति और सीमा पढ़ेंगे। अगर आपको इस पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उनका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।